आज की कहानी तब की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तब ना पाकिस्तान था और ना बांग्लादेश। उस समय बंगाल में एक भावाल रियासत हुआ करती थी। आज के समय में ये जगह बांग्लादेश में ढाका के पास है। इस रियासत के जो राजकुमार थे उनकी साल 1909 में दार्जिलिंग में अचानक मौत हो गई। वहीं उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। अपनी मौत के 12 साल बाद साल 1921 में वो राजकुमार एक नागा सन्यासी के भेष में ढाका में दोबारा दिखे। परिवार और रियासत के अधिकतर लोगों ने उन्हें अपना राजकुमार माना, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें बहरूपिया कहा। खुद उनकी पत्नी ने भी उन्हें अपना पति मानने से साफ इनकार कर दिया। जिंदा होने के कुछ ही दिनों बाद उस सन्यासी नागा ने खुद को भावाल रियासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे मामला अदालत तक पहुंच गया। ये अदालती लड़ाई साल 1930 में ढाका के एक जिला अदालत से शुरू हुई और 16 साल बाद साल 1946 में लंदन के प्रिवी काउंसिल में जाकर समाप्त हुई। इन तीनों अदालतों ने माना कि सन्यासी ही मरे हुए राजकुमार हैं। भावाल सन्यासी केस ब्रिटिश राज के दौरान लड़े गए सबसे लंबे मुकदमों में से एक है। राजकुमार रमेंद्र के मरकर जिंदा होने की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन दिनों ये कहानी बंगाली अखबारों में खूब छाई रही थी। भावाल रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। इस रियासत में 2000 से ज्यादा गांव थे और इन गांवों में करीब 55,000 लोग रहते थे। कुल मिलाकर भावाल रियासत पूर्वी बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी जमींदारी थी। साल 1931 में भावाल रियासत की सालाना इनकम लगभग 6.5 लाख रुपए थी। 1704 में श्री कृष्ण भावाल के जमींदार थे। इससे पहले 17वीं शताब्दी के अंत में इनके पिता बालाराम ने भावाल रियासत के जमींदार दौलत गाजी के दीवान के रूप में काम किया था। जब तक जमींदारी व्यवस्था थी तब तक इनकी पीढ़ियों के लोग ही भावाल रियासत के जमींदार बने रहे। ब्रिटिश राज ने इन जमींदारों को राजा की उपाधि दी थी। राजा राजेंद्र नारायण चौधरी भावाल स्टेट के आखिरी महान राजा बताए जाते हैं। इन्होंने जमींदारी को आगे बढ़ाया और भावाल को पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी जमींदारी बना दी। इनका परिवार जयदेवपुर में रहता था। राजेंद्र नारायण की 3 बेटियां और 3 बेटे थे। पहले बेटी इंदुमती थी, फिर बेटी ज्योतिर्मयी, फिर रणेंद्र नारायण रॉय चौधरी, तब रमेंद्र नारायण रॉय चौधरी, फिर रविंद्र नारायण रॉय चौधरी और सबसे आखिरी में बेटी तरिणमयी थी। ये कहानी राजेंद्र नारायण के तीनों बेटों में से एक मझले बेटे राजकुमार रमेंद्र नारायण की है। रमेंद्र को लोग मेजो कुमार भी कहा करते थे। जब राजा राजेंद्र नारायण की मौत हुई तो उनकी पत्नी विलासमणि देवी ने बच्चों की देखरेख की। विलासमणि तीनों राजकुमारों को बेहतर एजुकेशन देना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज टीचर भी रखा था, पर तीनों राजकुमारों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तीनों राजकुमारों की शादी हो चुकी थी। मझले राजकुमार रमेंद्र का अधिकतर समय शिकार, पार्टियों, शराब और अपनी प्रेमिकाओं के साथ गुजरता था। कहते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से साल 1905 में रमेंद्र को सिफिलिस नाम की यौन बीमारी हो गई। राज परिवार के फैमिली डॉक्टर ने रमेंद्र को साफ हवा पाने के लिए दार्जिलिंग जाने की सलाह दी। साल 1909 में रमेंद्र अपनी पत्नी विभावती, साला सत्येंद्रनाथ बनर्जी, फैमिली डॉक्टर आशुतोष और कई नौकरों के साथ दार्जिलिंग पहुंच गए। वहां उन लोगों ने स्टेप असाइड नाम के एक मकान को किराए पर ले लिया। रमेंद्र दार्जिलिंग गए तो थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, पर वहां जाते ही उनकी तबीयत और खराब हो गई। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि दार्जिलिंग में ही 7 मई 1909 को केवल 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दार्जिलिंग में ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया। इस अचानक हुई मौत के बाद रमेंद्र की पत्नी और साले ने भावाल रियासत में राजकुमार की मौत की खबर भिजवा दी। उस खबर में मौत की वजह पित्ताशय की पथरी बताई गई थी। पति की मौत के बाद विभावती देवी अपने भाई सत्येंद्रनाथ बनर्जी के साथ कलकत्ता रहने चली गईं। इधर रियासत में रमेंद्र की मौत की खबर को कोई पचा नहीं पाया। रियासत में रमेंद्र की मौत को लेकर कई बातें होने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि भावाल के मेजो कुमार यानी रमेंद्र को उनकी पत्नी ने अपने फैमिली डॉक्टर के साथ मिलकर जहर दे दिया। कुछ कह रहे थे कि रमेंद्र की चिता जलाने से ठीक पहले अचानक ओले पड़ने लगे, फिर तेज बारिश होने लगी। ओलों से बचने के लिए सभी लोग शमशान घाट से दूर भाग गए। कुछ देर बाद जब मौसम सही हुआ
और लोग चिता के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि रमेंद्र की लाश वहां थी ही नहीं। इसके बाद बिना लाश के ही वो चिता जलाई गई और भावाल राज परिवार को बताया गया कि राजकुमार रमेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुछ का कहना था कि जब रमेंद्र की लाश गायब हुई तो एक लाश खरीदी गई और अगले दिन सुबह में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इन अफवाहों और अटकलों को तब और बल मिल गया जब रमेंद्र की मौत के बाद भावाल राज परिवार में 2 और मौतें हुई। पहली बड़े राजकुमार रणेंद्र की 1910 में और दूसरी छोटे राजकुमार रविंद्र की साल 1913 में। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों राजकुमार किसी रहस्यमयी बीमारी के शिकार हुए थे। भावाल रियासत के तीनों राजकुमार मर चुके थे, वो भी बिना वारिस के। इन राजकुमारों का ऐसा कोई पुरुष वारिस नहीं था जो इस रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले सके। उस समय अंग्रेजों का एक कानून था कि अगर किसी रियासत का उत्तराधिकारी कानूनी रूप से सक्षम नहीं होता था या नाबालिग होता था या होता ही नहीं था तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ऑफ वार्ड्स नाम की एक कानूनी संस्था उस रियासत को अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर उस रियासत का कोई उत्तराधिकारी भविष्य में मिल जाता था या उत्तराधिकारी बालिग हो जाता था तो रियासत उसे लौटा दी जाती थी। यही भावाल रियासत के साथ भी हुआ। कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने राजकुमारों की रियासत को अपने कब्जे में ले लिया और लोगों से मनमाना किराया वसूलने लगे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स को रियासत से जो इनकम हुई उसका कुछ हिस्सा वो राजकुमारों की विधवा रानियों को भी देता रहा। ऐसा ही सब चलता रहा। तीनों राजकुमारों को मरे कई साल हो गए। इसी बीच जनवरी 1921 में ढाका में राख में लिपटे लंगोट पहने एक गोरे चिट्टे सन्यासी दिखे। ये सन्यासी 4 महीनों तक नदी किनारे बैठे रहे। उस सन्यासी को लेकर भावाल में चर्चाएं होने लगीं कि सन्यासी कोई और नहीं बल्कि उनके मझले राजकुमार रमेंद्र हैं, जबकि उस सन्यासी ने अपनी पहचान के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा था। ये बातें रमेंद्र की बहनों के पास भी पहुंची। उनके अंदर भी उस सन्यासी को देखने की उत्सुकता जाग गई। रमेंद्र की बड़ी बहन के लड़के बुद्धू को इन बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए सन्यासी के पास भेजा गया। बुद्धू सन्यासी को देखने पहुंच गया, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया कि सन्यासी ही उसके मझले मामा रमेंद्र हैं। हालांकि उसे सन्यासी की खतकाठी चेहरा हूबहू रमेंद्र जैसा ही लगा। इसके बाद रमेंद्र को जयदेवपुर महल में ले जाया गया। उस समय रमेंद्र की दादी जीवित थी। वो और रमेंद्र की तीनों बहनें उस सन्यासी की हरकतों से ही पहचान गईं कि ये सन्यासी उनका रमेंद्र ही है। जब सन्यासी को रमेंद्र की तस्वीर दिखाई गई तब सन्यासी खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। रमेंद्र की बहनों ने उनसे रोने का कारण पूछा, पर सन्यासी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। राजपरिवार के लोग सन्यासी से लगातार ये कहते रहे कि आप ही उनके राजकुमार रमेंद्र हैं, मेजो कुमार हैं, पर सन्यासी इनकार करते रहे। हालांकि ये इनकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। रमेंद्र और सन्यासी में बहुत ज्यादा समानता थी। दोनों के बाल, आंखें, बर्थमार्क, शरीर पर घाव के निशान सब एक जैसे ही थे। सन्यासी पर जनता और परिवार का भारी दबाव था। सन्यासी ज्यादा दिन तक अपनी पहचान छुपा नहीं पाए। उन्होंने जनता और परिवार के सामने ये कबूल कर लिया कि वही उनके राजकुमार रमेंद्र हैं। इसके बाद उस सन्यासी ने रमेंद्र होने के कई ऐसे सबूत दिए जो बाहर का कोई इंसान नहीं दे सकता था। लोगों के नाम, घटनाएं सब उस सन्यासी को याद थे। यहां तक तो सब ठीक था। अधिकतर ने मान लिया कि सन्यासी ही रमेंद्र हैं, पर यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर दार्जिलिंग में किसका दाह संस्कार किया गया था और अब तक रमेंद्र कहां थे। इन सब का जवाब उस नागा सन्यासी ने दिया। उसने दार्जिलिंग में अपनी मौत की कहानी सुनाई। सन्यासी ने दावा किया कि उनकी पत्नी विभावती और उनका साला सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। साजिश को साकार करने के लिए उन्होंने उसके फैमिली डॉक्टर आशुतोष दास गुप्ता को अपने साथ मिला लिया। रमेंद्र उस समय सिफिलिस बीमारी से पीड़ित थे ही। विभावती के कहने पर डॉक्टर ने रमेंद्र को दार्जिलिंग जाने की सलाह दी। रमेंद्र अपनी पत्नी, साले, डॉक्टर और कुछ नौकरों के साथ दार्जिलिंग पहुंच गए और स्टेप असाइड नाम के एक घर में रुक गए। सन्यासी ने बताया कि कुछ दिनों बाद उन्हें रात में जहर दे दिया गया। इससे वो बेहोश हो गए।
इसके बाद उसी रात को दाह संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट ले जाया गया। उनका दाह संस्कार किया जाता उससे पहले ही मौसम खराब हो गया और ओले पड़ने लगे। जितने भी लोग शमशान घाट में मौजूद थे वहां से भाग गए। ठीक उसी समय वहां से कुछ नागा सन्यासी गुजर रहे थे। उनकी नजर बेहोश पड़े रमेंद्र पर पड़ी। वो रमेंद्र को अपने साथ ले गए, रमेंद्र की देखभाल की और फिर उसे स्वस्थ कर दिया। सन्यासी का दावा था कि वो स्वस्थ तो हो गया पर उसकी याददाश्त चली गई। करीब 10 सालों तक वो इधर उधर भटकते रहे, पर साल 1920 में उनकी याददाश्त ठीक हो गई और उन्हें अधिकतर चीजें याद आ गईं। इसके बाद उनके गुरु ने उन्हें घर लौटने का निर्देश दिया। सन्यासी का कहना था कि वो एक सन्यासी का ही जीवन जीना चाहते थे। संपत्ति पर हक जताने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपनी पहचान का खुलासा करना पड़ गया। सन्यासी को पूरी जनता का समर्थन मिल रहा था। उनसे मिलने के लिए महल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रमेंद्र के जिंदा होने वाली बात उनकी पत्नी विभावती तक भी पहुंची। वो अपने भाई सत्येंद्र नाथ के घर कलकत्ता में रहने लगी थीं। उसने सन्यासी के दावेदारी का विरोध किया और सन्यासी को बहरूपिया घोषित कर दिया। यहां तक कि विभावती एक बार उस सन्यासी को देखने तक नहीं गई। इधर 16 मई 1921 को जयदेवपुर में परिवार और रिश्तेदारों ने सार्वजनिक तौर पर सन्यासी को राजकुमार घोषित कर दिया। उन्हें रियासत से किराया भी मिलने लगा। इस बात से विभावती और चिढ़ गई। उसने अंग्रेज सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए एक याचिका दायर की। अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि रियासत एक बार फिर से राज परिवार के पास चली जाए। इसीलिए 3 जून 1921 को राजस्व बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि रमेंद्र की लाश का दार्जिलिंग में अंतिम संस्कार कर दिया गया था और दावेदारी करने वाला व्यक्ति एक धोखेबाज है। राजस्व बोर्ड ने भावाल रियासत के किराएदारों को फर्जी रमेंद्र को किराया देने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन अधिकतर लोगों ने राजस्व बोर्ड की इस घोषणा को दरकिनार करके सन्यासी यानी रमेंद्र को किराया देना जारी रखा। जब मामला अदालत में गया तब इन पैसों का यूज कानूनी लड़ाई लड़ने में किया गया। 24 अप्रैल 1930 को दावेदार यानी सन्यासी के लिए काम करने वाले वकीलों ने रमेंद्र की बहनों और बड़ी भाभी के समर्थन से ढाका के जिला अदालत में भावाल रियासत के 1/3 हिस्से की दावेदारी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया। जिला जज एलन हेंडरसन ने न्यायाधीश पन्ना लाल बसु को भावाल मामले की जिम्मेदारी सौंप दी। आगे चलकर आजादी के बाद यही पन्ना लाल बसु 1952 से 1956 तक पश्चिम बंगाल के शिक्षा और भूमि राजस्व मंत्री रहे थे। मुकदमा 30 नवंबर 1933 को शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने बहुत सारे गवाहों को बुलाया। रमेंद्र के छोटे भाई की पत्नी आनंद कुमारी ने दावा किया कि रमेंद्र को बंगाली और अंग्रेजी पढ़ने लिखने अच्छे से आती थी, लेकिन सन्यासी को इनमें से कुछ भी नहीं आता। इसके विरोध में सन्यासी पक्ष के वकीलों ने कहा कि रमेंद्र के टीचर द्वारिका नाथ मुखर्जी रमेंद्र की पढ़ाई को बंगाली और अंग्रेजी के अल्फाबेट से कभी आगे बढ़ा ही नहीं पाए। वहीं तीनों राजकुमारों के लिए एक अंग्रेज टीचर भी रखा गया था, पर उसने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो जान गया था कि तीनों राजकुमार अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। राजकुमार रमेंद्र की पत्नी विभावती देवी को जब अदालत में बुलाया गया तो उसने कहा कि सन्यासी और उसके मरे हुए पति में कुछ भी एक जैसा नहीं है। सन्यासी पढ़ा लिखा तक नहीं है, वो ठीक से बंगाली तक नहीं बोल सकता। विभावती ने दावा किया कि सन्यासी उसका पति नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। उसका कहना था कि सन्यासी वास्तव में पंजाब के औजला गांव का माल सिंह है, जिसे रमेंद्र की बहनों ने संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सामने लाया है। इसके लिए विभावती के पक्ष से अदालत में एक गवाह पेश किया गया जिसका नाम गुरु धर्मदास नागा था। धर्मदास ने अदालत में गवाही दी कि दावेदार सन्यासी का नाम सुंदरदास है और वो उसका शिष्य है। सुंदरदास लाहौर का रहने वाला एक पंजाबी सिख है और पहले उसका नाम माल सिंह था। वहीं दावेदार सन्यासी के समर्थकों का कहना था कि गुरु सुंदरदास नागा एक धोखेबाज है, जिसे सिखा पढ़ाकर और पैसे का लालच देकर रमेंद्र के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दिलवाई गई है। दार्जिलिंग के डॉक्टरों ने कहा था कि रमेंद्र की मौत पित्त की पथरी से हुई हो सकती है, जबकि अदालत में गवाही देने वाले गवाहों ने कहा कि रमेंद्र गंभीर दस्त से पीड़ित थे और जिस तरह का दस्त रमेंद्र को हुआ था मौत वाले दिन, उस तरह का दस्त
हैजा के मरीजों को होता था। अदालत में इस पर कुछ एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि रमेंद्र जिस तरह की दस्त के शिकार हुए थे उसकी वजह आर्सेनिक जहर हो सकती है। जिला अदालत में नवंबर 1933 से मई 1936 तक इस मामले पर सुनवाई चली। सार्वजनिक छुट्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो जज पन्ना लाल ने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। मामले में दोनों पक्षों की तरफ से कुल 1518 गवाहों की गवाही हुई। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कई तरह की दलीलें और सबूत पेश किए गए। यहाँ तक कि रमेंद्र और सन्यासी की हैंडराइटिंग मिलान कराने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। एक लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश पन्ना लाल बसु ने फैसला देने में 3 महीने का समय लिया। 24 अगस्त 1936 को भवाल मामले पर फैसला आने वाला था। उस दिन अदालत के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पन्ना लाल बसु अदालत से बाहर निकलकर भीड़ के सामने 532 पन्नों में लिखा अपना फैसला सुनाया। उन्होंने सन्यासी के पक्ष में अपना फैसला देते हुए कहा कि सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय राजा राजेंद्र नारायण राय के मझले बेटे राजकुमार रमेंद्र ही हैं। जज बसु ने सन्यासी उर्फ रमेंद्र को भवाल संपत्ति में 1/3 हिस्सा देने की भी बात कही। जज बसु ने कहा कि विपक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि रमेंद्र की दार्जिलिंग में मौत हुई थी। उनके पास इस बात के भी सबूत नहीं हैं कि दार्जिलिंग में रमेंद्र की लाश का दाह संस्कार किया गया था। सन्यासी असल में राजकुमार रमेंद्र ही था। इसका आधार रमेंद्र और सन्यासी के शरीर में मौजूद 19 निशानों का एक जैसा होना था। जिला अदालत के इस आदेश के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने सन्यासी उर्फ राजकुमार रमेंद्र को उनका हिस्सा लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जज पन्ना लाल बसु के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद साल 1943 में रमेंद्र की पत्नी विभावती इस मामले को लंदन के प्रिवी काउंसिल लेकर गई। ब्रिटिश राज में प्रिवी काउंसिल ही सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता था। विश्व युद्ध में लंदन में जर्मन हमलों की वजह से भवाल मामले की सुनवाई साल 1945 में शुरू हुई। 30 जुलाई 1946 को प्रिवी काउंसिल ने भी सन्यासी के हक में ही फैसला सुनाया। जीत की खुशी के बाद उसी शाम सन्यासी उर्फ राजकुमार रमेंद्र कलकत्ता के एक काली मंदिर में पूजा करने गए। अचानक वहां उन्हें स्ट्रोक आ गया और 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। विभावती ने कहा कि ये मौत उस धोखेबाज के लिए दैवीय प्रकोप था। कहते हैं कि इसके बाद विभावती ने रियासत से 1 पैसा भी नहीं लिया। अब क्या सच था क्या झूठ, सन्यासी कोई और था या राजकुमार रमेंद्र, इस पर अभी बहस होती रहती है। तो यही कहानी थी भावाल रियासत की और वहां के मझले राजकुमार रमेंद्र की। अगली कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।